everyone, welcome to our channel. I am your educator चंचल। प्रश्नों की फुहार हर शनिवार एक नए लेक्चर के साथ कुछ नए प्रश्नों को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आज की जो भी प्रश्न है वो पादप के तने से संबंधित है। सो आपको वही वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अच्छा ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। सो डोंट वरी, आप ये मत सोचिए कि क्या ये मेरे एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पादप का तना बीज के किस भाग से विकसित होता है। जो प्लांट का स्टेम है वो सीड के किस पार्ट से बनता है। दो भाग हमें ध्यान में रखने हैं हमेशा, एक है मूलांकुर, दूसरा है प्रांकुर। ठीक है, अगर मैं मूलांकुर की बात करती हूं तो ये पादप का निचला भाग बनाते हैं। कौन सा भाग बनाते हैं? निचला भाग, यानी कि जो जड़ है, रूट है, वो हमें मूलांकुर से देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं प्रांकुर की बात करती हूँ जो कि ऊपरी हिस्सा बनाता है, ये उपस्थित भी कहाँ होता है? ऊपर की तरफ ही होता है। तो ये क्या है? ऊपरी हिस्सा बनाएगा, यानी कि तने का भाग बनाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो मूलांकुर से तो जड़ वाला भाग बनेगा, निचला हिस्सा, प्रांकुर से ऊपरी हिस्सा बनकर आता है। क्लियर है? आगे देखो, तने पर पत्तियां कहां से निकलती हैं? कौन सा भाग है जहां से हमें लीव्स निकलती हुई देखने को मिलती हैं? देखो, दो भाग यहां पर आते हैं, एक आता है पर्व और एक आता है पर्व संधि। ये दो भाग ध्यान रखने हैं, पर्व और पर्व संधि। पर्व को यहां कहा जाता है इंटरनोड्स और पर्व संधि को कहा जाता है नोड्स। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? पर्व संधि। पर्व संधि वो भाग है जहां से पत्तियां निकलती हैं। और इन दो पर्व संधि, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से जो है हमारा लीव्स वाला पार्ट है एंड अगेन यहाँ से ये लीव्स वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा पर्व, और इनके बीच का ये जो भाग है ये कहलाता है, ये कहलाएगा पर्व संधि, और बीच वाला भाग कहलाता है पर्व। ठीक है, सो नोड्स जो होंगे पर्व संधि, संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, इस तरीके से समझना, जुड़ना। तो लीव्स कहां से जुड़ेगी? संधि वाले भाग से, यानी कि पर्व संधि से जुड़ेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। शीर्षस्थ कोशिकावाद किसने प्रतिपादित किया था? एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगेली। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो हमें, या कहें कि ये जो सिद्धांत है वो हमें पादप के तने के बारे में भी देखने को मिलता है और जड़ के बारे में भी देखने को मिलता है, दोनों में ही देखने को मिलता है। सो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि कोई एक ही कोशिका होती है जो शीर्ष पर प्रेजेंट होती है, यानी कि शीर्ष पर उपस्थित कोशिका होती है, और वही कोशिका जो होती है वो पूरा भाग तने का बनाती है। ये बेसिकली ये सिद्धांत कहता है। तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाता क्योंकि ऐसा जो है एप्लीकेबल है भी नहीं। सिर्फ ये पूछा जाता है किसने प्रतिपादित किया था, तो नगेली आपको ध्यान रखना है। ये तने के केस में भी है और ये जो है जड़ के केस में भी देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, तने में अधिचर्म किस परत से ढकी रहती है? देखो, स्टेम या शूट की जब आप बात करते हो तो वहां पर आउटर लेयर, अगर वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि नहीं हुई है, तो जो भारी सतह होती है वो कौन सी होती है? अधिचर्म होती है। ठीक है, जिसे आप एपिडर्मिस भी कहते हो, अगर वहां पर द्वितीयक वृद्धि नहीं है तो। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पूछा गया है कि ये जो एपिडर्मिस है ये किस परत से ढकी रहती है, तो हमेशा ध्यान रखना तने में देखने को मिलेगा, जड़ में ऐसा नहीं होता। तने में क्या होता है, इस एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है, क्यूटीन की परत होती है। ठीक है, ये क्यूटीन की परत वहां पर हमेशा देखने को मिलेगी तने में, अगर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक की वृद्धि की। ठीक है, अगर वहां पर द्वितीयक वृद्धि हो जाती है तो एपिडर्मिस ही नहीं रहती। क्लियर है? आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो ये है, उत्तक जनवाद के अनुसार प्ररोह शीर्ष को कितने भागों में विभेदित किया गया है। जो शूट एपिक्स है हमारा, उसको कितने भागों में विभेदित किया गया है। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, हिंदी भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको बता रही हूँ कीवर्ड्स को, तो आपको जैसे समझ में आया आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर 3 भाग या 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है त्वचाजन, त्वचाजन जिसे डर्मेटोजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें यहां पर देखने को मिलता है वल्कुटजन, वल्कुटजन जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिब्लेम भी कहते हैं। इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है कि बाहरी सतह कौन सी है, सबसे आंतरिक सतह कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बाहरी त्वचाजन हो जाएगी, बीच में वल्कुटजन है, और सबसे आंतरिक सतह जो होती है वो हमें रंभजन की देखने को मिलती है, जिसे हम प्लूरोम कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, इनको डिटेल में अगर आपको समझना हो तो आप चैनल पे लेक्चर्स जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, फटाफट से समझेंगे। त्वचाजन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है, ठीक है। क्योंकि त्वचा क्या है, सबसे बाहरी होती है, और एपिडर्मिस या अधिचर्म हमें सबसे बाहर देखने को मिलती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर हम पेरिब्लेम और वल्कुटजन की बात करें तो एपिडर्मिस से जब आप नीचे की तरफ आते हो तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट आता है, वल्कुट जिसे कहते हैं, तो वो ये बनाएगा, और बाकी का बचा हुआ जितना भी भाग है वो रंभजन से देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी वेसिक्यूलर टिश्यू आ जाते हैं, पिथ आ जाती है, मेडुलरी रेज आ जाती है, और पेरिसाइकल आ जाती है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। डुप्लेक्स प्रकार का प्ररोह शीर्ष किस में पाया जाता है। देखिए शूट एपिक्स जो है या प्ररोह शीर्ष जो है वो न्यूमन ने 3 टाइप के बताए हैं। डिटेल में आप जो है लेक्चर्स में देख लीजिएगा, चैनल पर है। यहाँ पर डुप्लेक्स टाइप का पूछा गया है तो ये हमें आवर्त बीजी में देखने को मिलता है। आवर्त बीजी पादप जिसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं। जैसे कि हम ये शूट एपिक्स जो है थोड़ा इस तरीके से बना देती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तो ये जो अपर वाली लेयर होती है इसमें कैसा डिवीजन होता है, इसमें एंटीक्लिनल डिविजन्स होते हैं, और जो इससे नीचे वाली लेयर्स आती जाएंगी इनमें सब में क्या होंगे, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों तरीके के डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये डुप्लेक्स टाइप का प्ररोह शीर्ष देखने को आवर्त बीजी में मिलता है, अच्छे से ध्यान रहे। आगे बात करते हैं, प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम किससे विभेदित होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राथमिक को आप समझ सकते हो जो सबसे पहले बनकर आते हैं, और वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे प्राक एधा से। प्राक से और प्रास से ये दोनों रिलेट करके आप इसको याद रख लेना, ठीक है। सो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम प्राक एधा से बनते हैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम प्रोकैम्बियम से बनते हैं। क्लियर रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, किन पादपों में अधिचर्म चिरस्थायी रूप से बनी रहती है। देखो क्या होता है बच्चा, जिन प्लांट्स में, जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती उनमें अधिचर्म जो है वो हमेशा के लिए बनी रहती है, ठीक है। लेकिन जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि का मतलब है कि उनकी चौड़ाई बढ़ती है, उनका घेरा बढ़ता है, तो क्या होता है, अधिचर्म वहां पर नहीं रहती, वहां पर एक नई लेयर बनकर आ जाती है, नई परत आ जाती है, जिसे हम परिचर्म या पेरिडर्म कहते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पर वो पादप आएंगे जिनमें की सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, और वो कौन से पादप होते हैं, तो वो शाकीय पादप होते हैं, यानी कि हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे बहुवर्षीय
काष्ठीय पादप होते हैं, यानी कि जो पेरिनियल वुडी प्लांट्स होते हैं, वुड से ही समझ जाना कि भाई इसमें तो सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, द्वितीयक वृद्धि हुई है, इसका घेरा बढ़ा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिन भी पादपों में हमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी, वहां पर अधिचर्म नहीं रहेगा, वहां पर आउटर लेयर, बाह्य सतह कौन सी आ जाती है, परिचर्म आ जाती है, यानी कि पेरिडर्म आ जाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, वल्कुट किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में ये आना चाहिए कि वल्कुट का काम क्या होता है। कॉर्टेक्स यानी वल्कुट का काम क्या है, फूड को मतलब जो भोजन है उसका संग्रहण करके रखना, ठीक है, फूड स्टोरेज करके रखना। अब कोशिकाओं के बारे में सोचो, विभज्योतक कोशिकाएं तो नहीं हो सकती हैं क्योंकि उनका विभाजन का काम है। यहां पर कौन सी कोशिकाएं होंगी, मृदुत की कोशिकाएं। अगर इसको डिटेल में देखना हो तो लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। मृदुत की कोशिकाएं या पैरेन्काइमा कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं भोजन का संग्रहण करती हैं और कॉर्टेक्स का काम या वल्कुट का काम भी वही होता है। सो इसीलिए वल्कुट की कोशिकाएं मृदुत की कोशिका या पैरेन्काइमा सेल से बनी होती हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, पौधे को उत्प्लावकता कौन प्रदान करता है, बॉयंसी कौन प्रदान करता है। आपने देखा होगा जो जलीय पादप होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, वो वाटर की सरफेस पे क्या है, तैरते रहते हैं। तो ये जो है ये इन्हें कौन प्रदान करता है, कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो इसे कहा जाता है वायुतक। नाम से भी पता चल रहा है वायुतक, ठीक है। एरनकाइमा, सो एरनकाइमा जो होता है ये प्लांट्स को तैरने में हेल्प करता है। कैसे करता है भाई, वायुतक या एरनकाइमा की जब हम बात करते हैं तो इनमें जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वहां पर इनको तैरने में मदद करते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? आगे बात करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई याद रखना ही है, तो हर बार पूछा जाता है। कैस्पेरियन पट्टिका कहाँ उपस्थित होती है, सो ये हमें अंतःश्र त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। अब इस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टिका की अगर हम बात करते हैं, बैंड्स की बात करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, तो ये जो प्लांट में, पादप में हमारे पदार्थों का जो आवागमन करिए, परिवहन करिए, वो हो रहा होता है। सो क्या होता है, वो उसको वहां पर रोक के दूसरे मार्ग से जो है वो काम करती है, ठीक है। वो एक अलग चीज है, हम अलग से इसको डिस्कस कभी कर लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कहाँ उपस्थित होती है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तने में फ्लोएम का विकास किस प्रकार होता है। देखिए, अगर हम तने के केस में बात कर रहे हैं, शूट में बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम का जो विकास है वो अभिकेंद्री होता है। कैसा होता है, अभिकेंद्री यानी कि सेंट्री पेटल होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, बाहर से केंद्र की तरफ होगा। बाहर से केंद्र की तरफ मतलब क्या है कि जो फ्लोएम है वो बाहर से अंदर की तरफ बनेगा, यानी कि जो सबसे पहला बना हुआ फ्लोएम है वो बाहर बनेगा और बाद में बना हुआ फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ बनकर आएगा, ठीक है। सबसे पहले बने हुए केंद्र को हम क्या कहते हैं, प्रोटो कहते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोफ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। और बाद में बने हुए को क्या कहते हैं, मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो मेटाफ्लोएम जो है वो केंद्र की तरफ हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रहेगी कि अगर हम तने की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रीपेटल होता है, ठीक है। प्रोटोफ्लोएम यानी पहले बनने वाला, सबसे पहले फ्लोएम बाहर बनेगा, फिर धीरे धीरे विकास होता हुआ कहाँ, सेंटर की तरफ, पिथ पोर्शन की तरफ, जाइलम के पास देखने को मिलता है। याद रहेगा? अब इसी तरह से अगर हम जाइलम की बात करें, तने में जाइलम संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं, सो तने में ये होते हैं अंतः आदि दारुक।
अंतः आदि दारुक प्रकार के यानी कि एंडार्क प्रकार के होते हैं। अब भाई इसमें क्या होता है, सो देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम यानी कि जो पहले बना हुआ जाइलम है वो कहाँ बनेगा, सेंटर की तरफ बनेगा, ठीक है। और जो मेटाजाइलम है, जो जाइलम बाद में बनकर आ रहा है, वो हमारा पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ बनेगा, यानी जाइलम का विकास सेंटर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट है फ्लोएम के। फ्लोएम बाहर से अंदर की तरफ विकसित होता है, जाइलम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ विकसित होता है। तने में जाइलम ऐसा काम करता है, और अगर हम जड़ की बात करेंगे तो इसका काम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जड़ में बताऊं तो जड़ में इसका विकास कैसे होगा, बाह्य आदि दारुक होता है ना। यानी कि अब क्या हो जाएगी कंडीशन कि जो पहले बना हुआ जाइलम है वो यहाँ बाहर की तरफ बनेगा और फिर विकास करता हुआ अंदर की तरफ आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री पादप में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें वेसिकुलर बंडल किस तरह से होते हैं। सो हमेशा ध्यान रहे, अगर हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो ये रिंग के फॉर्म में होते हैं, वलय के रूप में होते हैं, ठीक है। यानी क्या है, एक सर्कल बनाए हुए होते हैं। हमेशा ध्यान रखना द्विबीजपत्री में ये वलय के रूप में होते हैं, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्टली हमें ये रिंग के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, वलय के रूप में होते हैं। उसके अलावा कैसे होते हैं, वर्धी होते हैं, यानी कि ओपन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा वेसिकुलर बंडल है, संवहन पुल है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा फ्लोएम जो है मोस्टली बाहर की तरफ होता है, और जाइलम जो है वो यहाँ पर अंदर की तरफ होता है, अंदर इन द सेंटर की तरफ होता है, मज्जा की तरफ होता है। तो ये सेंटर पार्ट है, तो जाइलम सेंटर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, और इसके बीच में ये जो है वो कैम्बियम प्रेजेंट होती है, एधा जिसे कहते हैं, जो द्वितीयक वृद्धि करवाती है, वो उपस्थित होती है। ऐसा हमें द्विबीजपत्री में देखने को मिलता है। तो वो कैसे है, वर्धी है, ओपन है, ओपन इन द सेंस कि उनके बीच में एधा उपस्थित है, कैम्बियम है, जिसकी वजह से वो द्वितीयक वृद्धि करते हैं, क्योंकि इसमें सेल विभाजित होगी तो हमें क्या है, यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कैसे होते हैं, तो समपार्श्विक होते हैं, ठीक है। समपार्श्विक होते हैं यानी कि कोलैटरल होते हैं, यहां से दिख रहा है हमें कोलैटरल है ये। उसके अलावा ये कैसे होते हैं, कोलैटरल हैं, ठीक है। उसके अलावा बहिपोषवाही होते हैं, बहिपोषवाही यानी कि एक्टोफ्लोइक। देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना, खुद ब खुद चीजें याद हो जाती हैं। सो द्विबीजपत्री में संवहन पुल वेसिकुलर बंडल कैसे हैं, हमेशा रिंग के फॉर्म में होते हैं मोस्टली, वर्धी होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कैम्बियम है, यहाँ पर एदा है जो कि विभाजन करेगी और हमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। समपार्श्विक होते हैं, इस तरीके से कोलैटरल फॉर्म में होते हैं, और बहिपोषवाही एक्टोफ्लोइक, फ्लोएम जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है और केंद्र की तरफ जाइलम होता है। अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखो, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि संवहन पुलों में एधा के बाहर की ओर उपस्थित फ्लोएम के अलावा भी जाइलम के अंदर भी फ्लोएम हो तो उसे क्या कहेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि ये अगर ऐसा है तो फ्लोएम जो है वो यहाँ पर है और जाइलम जो है वो यहाँ पर है ना। अब ये बोल रहा है, और ये हमारा कैम्बियम है, एधा वाला भाग है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस जाइलम के अंदर भी अगर यहाँ पर फ्लोएम आ जाए तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है समद्विपार्श्विक। कौन से संवहन पुल होते हैं, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक यानी कि बाइकोलैटरल, फ्लोएम जो है अंदर भी है बाहर भी है, समद्विपार्श्विक, ठीक है। और ऐसा हमें किस किस में देखने को मिलता है, ये हमें कुकुरबिटेसी में, कई बार यहाँ से भी पूछा जाता है, सो आप ध्यान रखना, कुकुरबिटेसी में होता है, और उसके अलावा एपोसाइनेसी में होता है, पर अधिकतर कुकुरबिटेसी के बारे में तो पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कुकुरबिटेसी में संवहन पुल कैसे होते हैं, समद्विपार्श्विक होते हैं, जिसमें फ्लोएम बाहर भी है, फ्लोएम जाइलम के अंदर भी है।
अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखो, निम्फिया में किस प्रकार के संवहन पुल पाए जाते हैं। निम्फिया क्या है, द्विबीजपत्री पादप है, डाइकॉट्स है। ठीक है, अब डाइकॉट में हमने अभी पढ़ा कि यार द्विबीजपत्री में तो वलय के रूप में होते हैं, लेकिन निम्फिया यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है। यहाँ पर कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए संवहन पुल हमें वैसे एक बीजपत्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन निम्फिया जो है द्विबीजपत्री होते हुए भी बिखरे हुए संवहन पुल यहाँ पर होंगे। बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्रेसिना के तने में किस प्रकार के संकेंद्री पुल पाए जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक बंडल्स जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। हमने दो तरीके के संकेंद्री पुल पढ़े थे, एक था पोषवाह केंद्री और दूसरा होता है दारू केंद्री। देखो पोषवाह का मतलब क्या है, फ्लोएम है ना, ध्यान रखना। और दारू का मतलब है यहाँ पर जाइलम। अब पोषवाह केंद्री में क्या है, फ्लोएम बीच में और जाइलम बाहर की तरफ। नाम से समझ में आ रही है चीजें। दारू केंद्री का मतलब क्या है, जाइलम बीच में है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है। ये चीजें ध्यान रहेगी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो दारू केंद्री है उसमें जाइलम कहाँ होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, पोषवाह केंद्री यानी कि फ्लोएम जो है बीच में है, जाइलम बाहर है। दारू केंद्री यानी जाइलम बीच में है और फ्लोएम बाहर की तरफ है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो पोषवाही को कहा जाता है यहाँ पर एम्फी वेसल। ठीक है, और दारू केंद्री को कहा जाएगा यहाँ पर एम्फी क्राइबल। ठीक है, सो ड्रेसिना में हमें पोषवाह केंद्री देखने को मिलता है, एम्फी वेसल होता है जिसमें फ्लोएम बीच में है और जाइलम बाहर की तरफ है। ये जो दारू केंद्री है ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। ये भी ध्यान रख लेना। आगे बात करें, अब नेक्स्ट है यहाँ पर एक बीजपत्री पादप में किस प्रकार के संवहन पुल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री का याद है ना भाई, रिंग के रूप में होता है, वलय के रूप में। तो यहाँ पर कैसे होते हैं, इसमें बिखरे हुए होते हैं। किसमें बिखरे हुए होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है भाई। तो ये कहाँ पर होते हैं, भरण उत्तक में बिखरे हुए होते हैं। भरण उत्तक जिसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्लियर है, सो उसमें बिखरे हुए होते हैं। अब जब ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए हैं, वेसिकुलर टिश्यू अलग नहीं होता, यहाँ पर सारा कुछ मिला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कैसे होते हैं ये तो ध्यान रखना ही है। उसके अलावा संयुक्त होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा फ्लोएम और ये मेरा हो जाएगा जाइलम। इसके बीच में कहीं कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि नहीं हो सकती, एक बीजपत्री में होती भी नहीं है द्वितीयक वृद्धि। तो कैसे हैं ये, संयुक्त होते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट होते हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वृद्धि नहीं होती, तो ये कैसे हैं, अवृद्धि हैं। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड है, इसमें वृद्धि नहीं हो सकती। उसके अलावा कैसे होते हैं, समपार्श्विक होते हैं। कैसे हैं, समपार्श्विक, यानी कि कोलैटरल होते हैं। ठीक है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। अच्छे से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आप समझ लो, चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्राथमिक जाइलम का विभेदन जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। सो देखिए, पादपों में जो प्राथमिक जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ से होता है, पत्ती के आधार से। ठीक है, यानी कि लीफ बेस पोर्शन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संवहन पुल ऐधा किससे विकसित होती है। जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं वो किससे बनकर, वेसिकुलर कैम्बियम जो है वो किससे बनकर आती है। सो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी प्रोकैम्बियम है, यानी कि जो प्राक ऐधा है जिसने प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम को बनाया है, उसी से ही ये संवहन पुल ऐधा या वेसिकुलर कैम्बियम बनकर आती है, जो कि द्वितीय वृद्धि करवाएगी। यही देखा था हमने। ये जो है यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई फ्लोएम आ गया है, यहाँ मैंने कहा जाइलम आ गया, तो इसी के बीच की तो सेल्स होती हैं जो कि कैम्बियम का काम करती हैं, ऐधा का काम करती हैं, द्वितीय वृद्धि कराती है, तो इसी से ही बनी है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवहन पुल में उपस्थित ऐधा को क्या कहते हैं? जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं उसमें अगर कैम्बियम है तो उसे क्या कहा जाएगा? नाम से याद रखना, अगर पुल में है तो उसे पुलीय ऐधा कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। वेसिकुलर कैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सो अगर पुल में है तो उसे पुलीय ऐधा कहेंगे, फेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे, और अगर पुल के बीच में जो मज्जा होती है, पिथ पोर्शन होता है, अगर वहां पर है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो भाई उसे अंतरापुलीय कह देते हैं, अंतरापुलीय कह देते हैं, यानी कि इंटरफेसिकुलर कह देते हैं, ध्यान रहेगा। सो अगर संवहन पुल में है तो पुलीय ऐधा, फेसिकुलर कैम्बियम, और संवहन पुल के बीच में मज्जा में है तो उसे अंतरापुलीय, इंटरफेसिकुलर कहते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से देखना। काग का निर्माण किससे होता है? काग यानी कि जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसका निर्माण किससे होता है? सो देखो यहाँ पर फैलोजन यानी कि आप जिसे कागजन कहते हो, इससे इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? ये फैलोजन जो है वो दो कोशिकाएं बनाती हैं, या कहिए कि इसके दो भाग निर्मित करती है। एक होता है हमारा फैलम, क्या होता है? फैलम, या फिर कॉर्क, ठीक है, जिसे हम काग कह रहे हैं, ठीक है, वो बनाती है। और उसके अलावा क्या बनाती है? दूसरा बनाती है यहाँ पर फैलोडर्म, ठीक है, फैलोडर्म यानी कि काग अस्तर। ऑल्सो इसे आप क्या कहते हो? सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हो। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो हमसे पूछा गया था काग का निर्माण किससे होता है? तो फैलोजन से होता है, कागजन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तने के अनुप्रस्थ काट में जो जाइलम के घेरे आते हैं ना, यूं इस तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई इन्हें कहा जाता है वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स कहते हैं। और इन्हीं एनुअल रिंग्स को हम क्या करते हैं? काउंट करके पता कर सकते हैं कि जो पादप है, प्लांट है, उसकी एज क्या है। क्लियर है? आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर किस पदार्थ का निक्षेपण होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, कॉर्क की जो सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। तो मृत कोशिका है तो उस पर किसका होगा? सुबेरिन का देखने को मिलता है, ठीक है, किसका होगा? सुबेरिन का होगा, ध्यान रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कह लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, एक बीजपत्री पादपों में अध्यारोपण जो ग्राफ्टिंग होती है वो क्यों संभव नहीं है? ग्राफ्टिंग के लिए जो चीज चाहिए होती है वो है ऐधा, यानी कि कैम्बियम, क्योंकि हम दो पौधों की कैम्बियम को ही जो है मिलाकर हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अब हमें तो इतना पता है कि भाई एक बीजपत्री पौधों में तो ऐधा नहीं होती, कैम्बियम नहीं होती, इसलिए वहां पर ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है। क्लियर है? आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपने सभी प्रश्न कर लिए होंगे, आपका स्कोर काफी अच्छा बना होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्या है, आपका स्टेम, रूट सब क्लियर है। आप कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाइए, आपने अच्छे से पढ़ा है, आप क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लीफ का आने वाला है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम जल्द ही प्लांट फिजियोलॉजी भी शुरू करने वाले हैं, और मंडे से कुछ कुछ क्वेश्चंस की जो है लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगी ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।